भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। हेलो, हाय, सफलता वित्त पढ़ना में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला आप लोग का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। सर्दियों में अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना? अगर नहीं रख रहे हैं तो रखिए, बहुत सर्दियाँ हैं। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, सर्दी का मौसम है तो सर्दी का आनंद ले रही हूँ। सर्दी लगती है बहुत। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। आज यूथ प्रैक्टिस सेट 21 हो चुका, 22 करेंगे आज हम लोग, जिसमें से चैप्टर नंबर 11 बस बिल्कुल ख़त्म होने को है। 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उस दो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन ही, करीब 6 क्वेश्चन हैं, उनको आज हम लोग करेंगे। और उसको करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा उपचारात्मक पोषण। उपचारात्मक पोषण पर हम लोग आ जाएंगे। देख लीजिए, मैं बता दूं, मैं एक सिरे से एक तरफ से इसको करवा रही हूँ। पीरियड्स इसके इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं, टाइम पीरियड्स, क्योंकि जो है ये बहुत बड़े बड़े नेट के क्वेश्चन यूथ में आपके ज़्यादा भरे पड़े हैं, तो वो इसलिए समस्याग्रस्त कर देते हैं कि एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बराबर समय एक क्वेश्चन लेता है। अगर सिर्फ नेट के 50 क्वेश्चन करवाने हो ना, उतने में टीजीटी के पूरे पेपर सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नए होंगे तो जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। 22 यूथ प्रैक्टिस सेट नंबर। चलिए हम लोग इसको, मैं थोड़ा छोटा है क्योंकि ये 2 एक में ही है, तो दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा करूँगी तो दिखेगा। ठीक है, चलिए। खाद्य विनिमय सूची का उपयोग करते हुए भोजन की योजना करने में उपयोग में लाए जाने वाले चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। खाद्य विनिमय सूची का उपयोग करते हुए भोजन की योजना करने में उपयोग में लाए जाने वाले चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमयों का उपयोग करना, उपर्युक्त खाद्य विनिमयों को व्यंजनों में वितरित करना या कीजिए। अलग अलग खाद्य विनिमयों को उस मात्रा का अनुमान लगाइए जिससे हमें अपेक्षित ऊर्जा और प्रोटीन मिलता है। आरडीए का निर्धारण करने के लिए वैयक्तिक आंकड़े दर्ज कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो इसको चलिए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि खाद्य विनिमय सूची का उपयोग, खाद्य विनिमय सूची मतलब आरडीए का आप उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके अनुसार आपको ये करना है। तो सबसे पहले आप आरडीए की सूची को तैयार कर लेंगे। ठीक है, आरडीए का निर्धारण करने के लिए वैयक्तिक आंकड़े दर्ज करेंगे। ठीक है, आपका क्या करेंगे, आंकड़े दर्ज करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अलग अलग खाद्य विनिमयों की उस मात्रा का अनुमान लगाएंगे। अब जैसे किस खाद्य में क्या मिलाना है उस मात्रा का अनुमान लगाएंगे, और अपेक्षित प्रोटीन जो मिलता है उसको खाद्य विनिमय योजना के ऊपर जो है निर्धारित करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा कि उपर्युक्त खाद्य विनिमयों को व्यंजन में वितरित करना। ठीक है, उसके बाद में अब क्या आ जाएगा कि उपर्युक्त खाद्य विनिमयों को, जो आपने खाद्य विनिमय लिया है, जो भी चीज़ें विनिमय लिया है उसको आप व्यंजनों में मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, व्यंजनों में मिलाते हुए चलेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमयों का उपयोग करेंगे। ठीक है, व्यंजन की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमय का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सही, आपका ऑप्शन नंबर सही चला जाएगा। आइए यहाँ पर ले लेते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर चला जाएगा DCBA। मेरे ख्याल से DCBA है और यही सही है। आप लोग जो है, जो आपकी बुक में जो आंसर दिया है उसको सही करके लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसिपी के मानकीकरण करने का सही अनुक्रम दीजिए। रेसिपी के मानकीकरण का सही अनुक्रम देना है। ठीक है, रेसिपी का परीक्षण करो, मांगों का उत्पादन, मात्रा और आकार का मूल्यांकन,
उसकी स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन करो, संघटकों के अनुपात व विश्लेषण करो, तैयार करने में समस्याओं का निर्धारण करो। ठीक है, तो रेसिपी का मानकीकरण करने के लिए सही अनुक्रम क्या है, आइए देखते हैं। संघटक यानी कि जो घटक हैं उन सबको अनुपात का विश्लेषण करना कि किस अनुपात में क्या मिलाना है, किस अनुपात में क्या नहीं मिलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संघटक का जो है अनुपात का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद रेसिपी का परीक्षण करेंगे कि रेसिपी कैसी है, कौन सी है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, रेसिपी देखेंगे। उसके बाद में रेसिपी क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मांगों का उत्पादन, मात्रा और आकार का मूल्यांकन। किस मांग, क्या कितनी मांग है, कितनी मात्रा में मांग है, क्या उत्पादन है, इन सब का हम लोग क्या करेंगे, जो है आकलन करेंगे, यानी कि मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में तैयार करने में समस्याओं का निर्धारण करेंगे। अब क्या तैयार करने में सही है, गलत है, क्या किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में लास्ट में उसकी स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन करेंगे। अब उसको कितने लोग पसंद करेंगे, कितने लोग नहीं पसंद करेंगे, उसके लिए हम लोग मूल्यांकन करेंगे, चख लेंगे, उसको टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको आगे लेकर जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगा आपका कि तीसरा। तो सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, चौथा, पहला, दूसरा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। भोजन प्रबंध यानी केटरिंग कर्मकारों या कर्मचारियों को सही क्रम में लगाए। जो कर्म करते हैं, जो काम करने के लिए समय, मतलब ये जो केटरिंग प्रथा है उसको जो है चलाते हैं संस्था को, उसमें जो काम करने वाले हैं उनको आपको किस तरह से निर्धारण करना है। ठीक है, प्रबंधक, उपयोगिता कार्यकर्ता, रसोइया, निरीक्षक। प्रबंधक, रसोइया, निरीक्षक, उपयोगिता कार्यकर्ता। ठीक है, प्रबंधक, निरीक्षक, रसोइया, उपयोगिता कार्यकर्ता। प्रबंधक, उपयोगिता कार्यकर्ता, निरीक्षक, रसोइया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रबंधन क्या आता है, कोई काम करने के लिए क्या किया जाता है, प्रबंधन क्या आता है। प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले उसको कहते हैं प्रबंधन। तो प्रबंधन तो आपका क्या है, सब में है प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग सोचेंगे भाई प्रबंधन तो हो गया, अब रसोइया नियुक्त करना है कि जो ये खाना बना सके, वो रसोइया नियुक्त करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, रसोइया नियुक्त करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद रसोइया खाना बना दिया, अब निरीक्षण करना है कि सही खाना बन रहा है, नहीं सही खाना बन रहा, सफाई से बन रहा है, नहीं सफाई से बन रहा है, उपयोगिता से बन रहा है कि नहीं उपयोगिता से बन रहा है। ठीक है, फिर निरीक्षण करना बनेगा। फिर उपयोगिता कार्यकर्ता, फिर उपयोगिता देखी जाएगी, जो खाने बन गए उसकी उपयोगिता क्या है, और इस बात कार्यकर्ता जो काम किए हैं उनके बारे में आकलन मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन मील नियोजन निम्नांकित के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन नियोजन निम्नांकित के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य बजट का नियोजन, पोषणीय पर्याप्तता का नियोजन, आहार में विविधता, संसाधनों का कुशल उपयोग। कूट की सहायता से सही संयोजन ज्ञात करना है, कूट की सहायता से। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बताइए कि खाद्य बजट नियोजन सही है, पोषणिक पर्याप्तता सही है, मील भोजन के लिए, आहार में विविधता सही है, संसाधनों का कुशल उपयोग सही है। क्या ये सब सही है? तो बिल्कुल सही है कि खाद्य बजट बनाना जरूरी है, पोषणिक पर्याप्तता जरूरी, आहार में अलग अलग विविधता जरूरी है और संसाधनों का कुशल उपयोग जरूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक परिष्कृत शैली तथा अत्यधिक औपचारिक सर्विस है। वेटर सर्विस, स्वा सर्विस, रूम सर्विस, बैंकेट सर्विस। बैंकेट यानी दावत सर्विस। ठीक है, यहाँ पर बैंकेट दावत लिखा हुआ है, नहीं तो बैंकेट का मतलब ये भी होता है कि आप खाना खाने जाते हैं कहीं भी, तो आप पैसा देते हैं, उसके बदले आप खाना खाते हैं, उसको भी बैंकेट ही बोलते हैं। ठीक है, बैंक्वेट बोलते हैं, चाहे बैंकेट बोलते हैं। ठीक है,
जैसे आप जहाँ पर दावत खाने जाते हैं, वहाँ पर दावत का जो आप लोग देते हैं ना, रामायण होता है, मुंडन होता है, भागवत रहती है, तो क्या होता है, पहले हम लोग निमंत्रण पैसे रुपए देते हैं, उसके बाद आके भोजन करते हैं, तो वो बैंकेट में ही आ जाता है। ठीक है, तो क्या है कि सर्वाधिक परिष्कृत शैली तथा अत्यधिक औपचारिक शैली क्या है, वेटर सर्विस है, स्व सर्विस है, रूम सर्विस है, तो बैंकेट है। तो स्व सर्विस औपचारिक सर्विस नहीं होती है, हमें जो लेना होता है हम खुद ले लेते हैं। रूम सर्विस औपचारिक नहीं होती, हमने पैसे पे किए होते हैं, जो जो लेना होता है ले लेते हैं। ठीक है, वो आपने फ़ोन किया, जो आपने कहा वो जो है आपके सामने आ जाता है। बैंकेट दावत सर्विस जो होती है वो औपचारिक नहीं होती है। वेटर सर्विस औपचारिक होती है, वेटर आता है आपके पास और आपको देता है भोजन और इसके बाद में रखता है, और वो या तो खड़ा रहता है या तो चला जाता है। ठीक है, तो ये औपचारिक सर्विस क्या है, वेटर सर्विस है। औपचारिक सर्विस क्या है, वेटर सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भोजन सेवा कर्मचारी का चयन करने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। ठीक है सर, क्या है कि एक भोजन सेवा कर्मचारी को चयन करने के लिए आपको क्या करना है, उसको आपको लगाना है क्रम में कि आपको किस तरह से भोजन सेवा कर्मचारी को चयनित करना है। नियुक्ति पत्र देना है, आंतरिक स्रोत करना है, आवश्यकता का निर्धारण करना है, वेतन स्थापित करना है, इश्तिहार देना है, साक्षात्कार देना है, पूर्वाभिमुखीकरण करना है, पूर्वाभिमुखीकरण करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले अपनी आवश्यकता का निर्धारण करेंगे कि हमें आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है या नहीं है तो क्या है, नहीं है तो क्या है। ठीक है, तो आवश्यकता का निर्धारण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि आंतरिक स्रोत खोजेंगे। भाई देखो, अपने अंदर में ही कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आंतरिक स्रोत खोजेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में जब आंतरिक स्रोत नहीं मिला तब हम लोग क्या करेंगे, इश्तिहार देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इश्तिहार देंगे। इश्तिहार मतलब प्रचार करेंगे। प्रचार करने के बाद आपके पास कोई आया तो आपने उसका साक्षात्कार किया, मतलब कि आपने उसका इंटरव्यू लिया। ठीक है, आपने उस व्यक्ति का क्या लिया, आपने उस व्यक्ति का क्या लिया, साक्षात्कार किया। ठीक है, आपने क्या किया, साक्षात्कार किया। ठीक है, उसके बाद में आपने साक्षात्कार करने के बाद में जिसको तय किया उसको तय कर लिया। अब आप क्या करेंगे, उसके वेतन स्थापित करेंगे कि ठीक है अब तुम्हारा नियुक्ति हो गया, अब तुमको हम वेतन देंगे। ठीक है, अब फला इतना वेतन दे देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, अब वेतन स्थापित कर, अगर वो उस पर राजी हो गया तो आप क्या करेंगे, आप उसको नियुक्ति पत्र दे देंगे। अगर वो राजी हो गया तो आप नियुक्ति पत्र दे देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में पूर्वाभिमुखीकरण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, CBE। आइए देखते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं, CBE ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। स्टेशनरी छुरी कौन सी है, बैंड, राउंड, स्ट्रेट, डाई। स्टेशनरी छुरी कौन सी है, तो बैंड है, राउंड है, या डाई है, या स्ट्रेट है। तो आपकी जो स्टेशनरी छुरी है वो क्या होती है, बैंड होती है। बैंड क्यों होती है मैं यहाँ पर बताऊँ आपको। बैंड आपकी स्टेशनरी छुरी ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, इसमें ऐसे 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 लगा रहता है ऐसे। ये स्टेशनरी छुरी होती है, यहाँ पर वो खोलने बंद करने के लगा रहता है। बैंड छुरी का मतलब क्या है, ये बहुत ही ऐसे मतलब हिलने डुलने वाली रहती, रफ रहती है, मतलब क्या बोलते हैं, लफती है, झुकती है, इसलिए इसको बैंड छुरी बोलते हैं। ठीक है, बैंड छुरी बोलते हैं। चलिए, तो ये आपका चैप्टर कौन सा खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया आपका 11 जो था आहार नियोजन। आपका चैप्टर 11 आहार नियोजन खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर 12 क्या है, चैप्टर 12 है उपचारात्मक पोषण। चैप्टर 11 आहार नियोजन में आपके 209 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने 3 दिन में किए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं उपचारात्मक पोषण। उपचारात्मक पोषण में भी बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें समझा देती हूँ मैं पिछली वीडियो में, तो फिर आगे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं आएगी तो समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर शुरू हुआ है, तो इस चैप्टर में जो नया आएगा वो समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। चिरकालिक विक मतलब समझते हैं किडनी, विक मतलब होता है किडनी।
चिरकालिक वृक्क खराबी के पोषणीय प्रबंधन में आहार में निम्नलिखित क्या वर्जित है? वर्जित क्या है? प्रोटीन है, सोडियम है, कार्बोहाइड्रेट है, पानी है, ऊर्जा है। अब आपकी किडनी, आपकी नहीं किसी और की, ठीक है, किसी की किडनी खराब हो गई है। अब किडनी खराब हो गई तो उसको क्या क्या नहीं देना है? तो किडनी खराब हो गई है तो आप उसको पानी नहीं ज़्यादा पिला सकते, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है? पानी एब्जॉर्ब करना, पानी को कंट्रोल करना अपने अंदर, इसके बाद में जो जो उपयोगी हो और जो नहीं उपयोगी तो बाहर करना। तो किडनी खराब हो चुकी तो आप पानी ज़्यादा पिलाएंगे तो और उसको नुकसान करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है सोडियम। सोडियम पानी बनाता है, इसलिए आप सोडियम भी नहीं देंगे जिसकी किडनी खराब हो गई है। प्रोटीन, अब आप पानी नहीं दे रहे हैं, आप सोडियम नहीं दे रहे, तो हजम कैसे होगा खाना? तो प्रोटीन आप दे देंगे तो हजम कैसे होगा? तो प्रोटीन आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रोटीन कम देना पड़ेगा। प्रोटीन इसलिए भी कम देना पड़ेगा कि व्यक्ति को खाने हजम नहीं हो रहा है, वो उसको पानी की आवश्यकता है तो पानी उसको मिल नहीं रहा है, और उसके बावजूद अगर आप कार्बोहाइड्रेट ना देकर पानी देंगे तो उसके, और प्रोटीन देंगे तो उसके पास एनर्जी भी तो नहीं आएगी कोई। इसलिए आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी और सोडियम तीनों उसका वर्जित करना पड़ता है, ठीक है। प्रोटीन और सोडियम और पानी तीनों वर्जित करना पड़ता है। ए बी डी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक को पहचानिए। प्रकृति रूप से पाए जाने वाले कीटनाशी एस्परजिलस, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उपयुक्त सभी। तो भोजन से जुड़े कैंसर कारक जो होते हैं वो आपके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो कीटनाशक होते हैं, एस्परजिलस होते हैं, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये सारे जब भोजन से आते हैं, मिलते हैं, तो ये कैंसर युक्त भोजन को कर देते हैं, भोजन में कैंसर पैदा करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए ये सारे जो होते हैं ये आपके कैंसर से कैंसर पैदा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि परिधीय आंतरिक पोषण पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे में डाला जाता है। तो परिधीय सिरा मतलब जो आपकी सिरा है बीच में, परिधि मतलब बीच में, जो आपके परिधीय सिराएं हैं, जो परिधीय सिराएं हैं आपकी, ठीक है, सिरा मतलब नसें, जो परिधीय सिराएं हैं उसमें पोषणीय सहायता एक माध्यम है, उसका जो है आंतरिक मतलब अंदर ले जाने वाला, अंदर डालने वाला एक पोषण सहायता करता है, जिससे वो अंदर जाकर मिलता है, विलयन होता है, और वो सीधे कहाँ डाला जाता है? मुख में डाला जाता है, नाक में डाला जाता है, धमनियों में डाला जाता है, परिधीय सिरा में डाला जाता है। तो जो भोजन आपका जो है, जो परिधीय आंतरिक पोषण होता है, वो जिससे शरीर में ऊर्जा मिलती है, अंदर जाकर वो पोषण देता है, वो कहाँ डालता है? वो डायरेक्ट किसी माध्यम से अंदर ही डालता है, नसों के ही माध्यम से। तो नसों के माध्यम से अंदर डालता है तो परिधीय सिरा की नसें पकड़ी जाती हैं और उसी के माध्यम से अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन में क्रोमेटोग्राफी को परिभाषित करते हैं? जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीक, घटकों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त तकनीक, घटकों मिश्रणों के बांधने के लिए प्रयोगशाला तकनीकी, मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रयोगशाला तकनीकी। चलिए बताइए जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन से कथन क्रोमेटोग्राफी को परिभाषित करते हैं, ठीक है, क्या क्रोमेटोग्राफी को परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या होता है, आइए पहले उसको जानते हैं। तो आपको क्रोमेटोग्राफी मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी पदार्थ को जो घुलनशील हो, ठीक है, जिसमें कोई चीज़ मिला हो, उस चीज़ को जब अलग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीक है, मतलब जल जो होता है उसके अपघटन के लिए है, घटकों को जोड़ने के लिए है, मिश्रणों को बांधने के लिए है, या मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रयोगशाला तकनीकी है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी जो है वो किसी भी अपघटन के प्रयुक्त तकनीक को अलग करना, मैंने बताया ना, विलयन को अलग करना, कोई चीज़ मिली मिलाई है उसको अलग करना है, ठीक है।
तो आपके ये एक तो जलीय अपघटन को भी अलग मतलब देखती है, दूसरे ये मिश्रणों को पृथक करने का प्रयोगशाला तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। तो आप इसका ऑप्शन क्या करेंगे, इसका ऑप्शन आप करेंगे डी, ऑप्शन डी सही है। आप आंसर सही करेंगे अपना, आप आंसर सही करेंगे अपना, ठीक है। आंसर नंबर डी जाएगा, इसका ए नहीं जाएगा, डी जाएगा, ठीक है। चलिए, जलीय अपघटन के लिए नहीं, अपघटन नहीं करवाना है, ये क्या करता है, मिश्रणों को पृथक करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, विलयन को अलग कर, विलयन मतलब क्या होता है, जो मिला होता है, मिश्रणों को अलग करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर डी जाएगा, ए नहीं जाएगा। अपना क्वेश्चन, अपना आंसर आप लोग सही करेंगे, ठीक है। चलिए, ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को इसमें से क्या नहीं देना चाहिए, गेहूं का आटा, चावल का आटा, भुट्टे का आटा, चने का आटा। तो आपको क्या नहीं देना चाहिए, गेहूं का आटा नहीं देना चाहिए, इसको ग्लूटेन एलर्जी होता है। क्यों? क्योंकि गेहूं में आपके ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो आंतों में जाके चिपकता है और ये बहुत नुकसानदायक होता है, ठीक है। चलिए, आंतरेतर पोषण का अर्थ क्या है, आंतरेतर पोषण का अर्थ ये होता है कि जो पोषण आपको दिया जाता है अंदर, नसों के द्वारा जो पोषण अंदर दिया जाता है उसको आंतरेतर पोषण बोलते हैं, ठीक है। तो नसिका आंतरेतर पोषण, नसिका नली से भोजन कराना, नस के द्वारा भोजन कराना, अनुपूरक पोषण, सूखा भोजन, ठीक है। तो आंतरेतक पोषण का मतलब समझ गए आप लोग, जो पोषण अंदर डाला जाता है नसों के द्वारा। तो और आंतरेतक पोषण का मतलब मुख्य ये होता है, सिर्फ अगर आंतरेतक पोषण, अगर परिधीय या कोई और नाम नहीं डाला गया, सिर्फ आंतरिक पोषण लिखा हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, तब आप जानेंगे कि नसिका नली से जो भोजन, आपने देखा ना नाक में पाइप लगी होती है, तो नाक की नली से जो पोषण आपके अंदर डाला जाता है उसको आंतरेतर पोषण कहते हैं, ठीक है। किसी भी जो है समस्या में जो है अगर व्यक्ति भोजन नहीं ले पाता तो जूस वगैरह नसिका से उसको अंदर डालता है, उसको आंतरिक पोषण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके सिराओं से जो पोषण जाता है परिधीय सिराओं से, तो परिधीय सिराओं के द्वारा पोषण, उसको नस को उसको देखा जाता है, ठीक है। नली द्वारा भोजन दिया जाता है, नली द्वारा भोजन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर नसिका नली के द्वारा भोजन दिया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक पोषण बोलते हैं, ठीक है, नसिका नली वाला भोजन देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ORS का पूर्ण रूप क्या है, ओरल रेगुलेशन साल्ट, ओरल रेडिट साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रेवुलेशन साल्ट। क्या फुल फॉर्म है ORS का, तो ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है इसका फुल फॉर्म। कब दिया जाता है, जब डायरिया हो जाता है, और डायरिया में जब पानी बहुत ही ज़्यादा शरीर से नीचे गिर जाता है तब ओरल ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है। WHO द्वारा सुझाए गए इस जो है मिश्रण को देना चाहिए। अगर आपके पास मिश्रण है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद घर पे बनाते हैं। और बनाने का क्या है कि सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम रहेगा, मैं नोट करती चल रही हूँ। जो आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है 3.5 रहेगा, ठीक है। इसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट आपका कितना रहेगा, बाइकार्बोनेट रहेगा 2.5 रहेगा, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड, आपका पोटेशियम क्लोराइड कितना रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड आपका कितना रहेगा, 1.5 रहेगा। ग्लूकोज रहेगा 20 ग्राम, क्या ग्लूकोज रहेगा आपका 20 ग्राम। इन सब को मिला के क्या बनता है आपका ORS बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइए देखते हैं, ओन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है, ओन्कोलॉजी किस रोग का निदान और उपचार है, तपेदिक का, वृक्क यानी कि किडनी के रोग का, कैंसर का, या एड्स का। तो ओंकोलॉजी कैंसर का निदान का एवं उपचार है, ओंकोलॉजी, ठीक है। ओंकोलॉजी किसका है, कैंसर का, ओंकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुजुर्गों के इलाज को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा, टूट फूट। तो जो बुजुर्गों का इलाज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जरा चिकित्सा
क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा, टूट फूट। तो क्रॉसिंग एज तो है लेकिन वो कोई चिकित्सा नहीं है, क्रॉसिंग एज है, मतलब कि वो क्रॉस, जैसे मान लीजिए आपकी बचपन की क्रॉसिंग एज है, बाल्यावस्था की है, आपके सब चीज़ की है। परिपक्वता, परिपक्वता तो जब हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तभी परिपक्वता आ जाती है। जरा टूट फूट, टूट फूट तो टूट फूट होती है। अब जरा चिकित्सा क्या है? तो जरा चिकित्सा ही है जो बुजुर्गों का इलाज करते हैं, ठीक है। अब जरा चिकित्सा को और क्या बोलते हैं? जरा चिकित्सा को जोरेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोरेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। जोरेट्रिक चिकित्सा भी बोलते हैं इसको, मेडिसिन बोलते हैं इसको, जोरेट्रिक मेडिसिन, नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। और ये 65 प्लस के जो एज होती है उसके लिए उपयोगी होता है, ठीक है, 65 प्लस के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा जरा चिकित्सा, जिसको हम लोग जोरेट्रिक भी बोलते हैं। और जो 65 से जो है एबव जाते हैं उनके लिए ये जो है दवा होती है, चिकित्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है, क्या है? अधिक श्वेतसार और अधिक सोडियम, कम प्रोटीन एवं अधिक श्वेतसार, कम श्वेतसार, श्वेतसार मतलब स्टार्च होता है, ध्यान रखिएगा, अधिक सोडियम, अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम, ठीक है। लीवर सोसिस, तो लीवर सिरोसिस जो होता है उसमें अधिक प्रोटीन चाहिए और कम सोडियम चाहिए, अधिक प्रोटीन चाहिए और कम सोडियम चाहिए लीवर सिरोसिस के लिए। लीवर सिरोसिस के लिए जो ये आहार है ये आपके यकृत कोशिकाओं के लचीलेपन को कमी के कारण होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये फूल जाता है, तो फूल जाता है तो इससे क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक शराब या कोकीन या अफीम या इसका सेवन करता है तो ये हो जाता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का जो अंदर का जो वो होता है लचीलापन होता है, जो गीलापन होता है वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसलिए देखो आप, या तो शराब वराब पीने वाले व्यक्ति बहुत पतले दिखाई देते हैं, या तो शराब वराब पीने वाले व्यक्ति फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। मोटे नहीं रहते, इनफैक्ट वो फूले रहते हैं, ठीक है। तो उनको अधिक प्रोटीन और कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। थोड़ा सा ये धुंधला है, कोई बात नहीं, हम बोलेंगे आप सुनेंगे ध्यान से। सूची 1 में दी गई रोग को स्थितियों को सूची 2 में मिलाना है। सीलियक होता है किसमें? टाइफाइड होता है किससे? विर्क फेल होता है किससे? एथेरोसेरोसिस होता है किससे? यकृत किससे खराब होता है? उच्च रक्तचाप क्या होता है? आइए ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो है आ जाते हैं इसमें। तो सीलियक रोग किससे होता है? सीलियक रोग आपका चला जाता है किससे? ग्लूटेन होता है, जो ग्लूटेन आपको जब होता है तो उसमें जब सीलियक रोग होता है तो ग्लूटेन नहीं दिया जाता। ग्लूटेन क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ग्लूटेन में क्या होता है? आपके गेहूं का प्रोटीन होता है और ये चिपकता है, ये गोंदनुमा होता है, ठीक है। तो सीलियक रोग में क्या नहीं देना चाहिए आपको? ग्लूटेन नहीं देना चाहिए, ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है? आपका टाइफाइड आ जाता है। तो टाइफाइड आपके तंतुयुक्त वाली चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए, टाइफाइड में तंतुयुक्त वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है? किडनी फेल होना आ जाता है। तो किडनी फेल होने में आपको क्या नहीं देना चाहिए? अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था, प्रोटीन कम देना चाहिए, पानी कम देना चाहिए, सोडियम कम देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन है तो यहाँ पर प्रोटीन आप बिल्कुल लगाएंगे। कहाँ गया? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन आप बिल्कुल लगाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन एथेरोसेलेरोसिस। एथेरोसेलेरोसिस कहाँ जाएगा? एथेरोसेलेरोसिस जाएगा सेचुरेटेड वसायुक्त एसिड। जिसको ये समस्या है उसको सेचुरेटेड वसायुक्त एसिड जो होता है वो नहीं देना है, ठीक है, वो नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यकृत। यकृत मतलब लीवर। अब लीवर खराब है, लीवर काम नहीं कर रहा तो उसको फैट कम देना है, उसको वसा कम देना है, ठीक है। उसको क्या कम देना है? उसको बोलते हैं ना, लीवर काम नहीं कर रहा तो तेल कम खाओ, लीवर काम नहीं कर रहा तो मसाले कम खाओ, बोलते हैं ना। तो वही, जब ये लीवर नहीं काम करेगा तो आपको क्या करना है? आपको वसा शरीर मतलब अपने खाने में कम कर देना है। अब उच्च रक्तदाब है तो अब उच्च रक्तदाब तो मतलब 100% लोगों को पता होगा कि उनको सोडियम क्या करेंगे? एकदम बैन कर देंगे। सोडियम आपको बिल्कुल नहीं खाना, एकदम बैन हो जाएगा सोडियम। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 3, 1, 7, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं।
अल्जाइमर रोग के समान लक्षण क्या है? तो अल्जाइमर जो होता है उसमें खुजली होती है, ठीक है। अल्जाइमर रोग में क्या होता है? अल्जाइमर रोग में खुजली होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है अल्जाइमर रोग, और आदमी को क्या हो जाता है? चिंता होती है। वो हमेशा जो इसका जो अल्जाइमर रोग में क्या होता है, आपकी मेमोरी लॉस भी हो जाती है, ठीक है। अल्जाइमर रोग में आपकी मेमोरी लॉस चली हो जाती है, आपकी दिमागी स्थिति गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और आपके जो है भूलने के जो है लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं, आपको चिंता बहुत रहती है, अनावश्यक चिंता रहती है, आप जो नहीं चाहते वो भी चिंता रहती है, और उस वजह से आपके थोड़े से शरीर में इचनेस आती है, खुजली नहीं, आपकी इचनेस आती है, ठीक है। तो वो सारी समस्याएं आपकी क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इचनेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपकी इचिंग होती है शरीर में हल्की फुल्की, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर जो दिया है आइए उसको देखते हैं। आत्मविस्मरण मतलब खुद का जो चीज़ें हैं, खुद की भूल जाना, जोड़ों का दर्द, ठीक है। इसके बाद चिंता और क्रोध, इसके बाद श्वसन तंत्र का ऊपरी भाग में संक्रमण या स्मृति लोप। तो अब आपको मैं बताऊं कि आत्मविस्मरण में खुद की ही चीज़ों को भूल जाना, खुद को ही भूल जाना। इसके बाद में आपका क्या चला जाएगा कि जोड़ों का दर्द नहीं होता, इसमें चिंता क्रोध। अब चिंता क्यों आती, क्रोध क्यों आता है? चिंता अनावश्यक होती है, क्रोध इसीलिए आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है। तो चिंता और क्रोध। इसके बाद स्मृति लोप, आत्मविस्मरण बोला गया तो स्मृति लोप, और इन सब के बाद में आपके स्किन में थोड़ा सा इचनेस आता है, थोड़ी सी खुजली टाइप की फील होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए चला गया, सी चला गया, ई चला गया, ए सी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराने गुर्दे की विफलता वाले रोगियों के लिए प्रोटीन और सोडियम समृद्ध आहार देने की सिफारिश की जाती है। जो पुराने गुर्दे की, गुर्दा मतलब आपका जो है वो किडनी, उसकी विफलता वाले रोगियों को प्रोटीन और सोडियम समृद्ध आहार देने की, मतलब कि प्रोटीन की समृद्ध आहार उसको देना है, और आपको क्या देना है? और आपको देना है जो है क्या, सोडियम, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मैंने क्या बताया आपको, सोडियम नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है, और प्रोटीन नहीं लेना है जिसकी किडनी खराब है, ठीक है। तो किडनी यहाँ पर खराब की बात कर रही है, और उसको सोडियम देने की बात कर रहा है और प्रोटीन देने की बात कर रहा है, ठीक है। पुराने गुर्दे की विफलता वाले रोगियों को यूरेमिया और एडीमा जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यूरेमिया और एडीमा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको जो है क्या आपको मैंने बताया था, तो ये तो एकदम ए वाला बिल्कुल गलत हो गया, और जब ए वाला गलत हो गया तो डी बी वाला मतलब आर वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसको पानी नहीं देना है और जब उसको जो है प्रोटीन नहीं देना है तो यूरेमिया और एडीमा नहीं होगा। यूरेमिया और एडीमा जो होता है वो सूजन की बीमारी होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, एक मिनट, यूरेमिया और एडीमा जो होता है वो आपकी सूजन की बीमारी, तो सूजन इसीलिए होगा क्योंकि जब किडनी में कोई समस्या आ जाएगी, उसमें पाचन क्रिया जो पानी वाली है वो नहीं होगी, तो ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा कि यूरेमिया और एडीमा जो होता है, एडीमा मतलब सूजन होता है, यूरेमिया मतलब यूरिन बहुत अधिक जो है पास होता है। तो जब किडनी काम नहीं करती है तो जितना भी आप पानी पीते हो तुरंत आपकी सुसु हो जाती है, और एडीमा जब किडनी काम नहीं करती है तो सूजन आ जाती है शरीर में बुरी तरीके से। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ए आपका गलत है, और आपका डी आर मतलब आपका ए गलत है और आर सही है, ठीक है। ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए क्या है। ये भी थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि पेज ही बुक का धुंधला है, इसलिए थोड़ा सा आपको मेरी बोली को सुनना पड़ेगा, मेरी आवाज़ को। प्रीबायोटिक्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के कार्य को विनियमित करने में सहायता करते हैं। प्रीबायोटिक्स, जो प्रीबायोटिक्स होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के कार्य को, इंटेस्टाइनल मतलब स्टेटाइन जो आपका होता है, ठीक है, उसको कार्य करने को विनिमय करने में सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दिया है प्रीबायोटिक्स कोलन में किण्वन होते हैं, ठीक है। कोलन अंदर होता है ना, लीवर के अंदर कोलन होता है, और कोलन के अंदर किण्वन होते हैं। किण्वन मतलब फर्मेट होता है, जहाँ वे स्वस्थ बैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रीबायोटिक जो हम लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या होता है, एक बढ़िया कीड़ा होता है, बैक्टीरिया होता है जो दही के माध्यम से हम लोग को मिलता है, खमीरीकृत के माध्यम से हम लोग को मिलता है। तो वो क्या करता है, वो हमारे अंदर के जो है गतिविधि को अच्छा करता है, ठीक है। और प्रोबायोटिक ही जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जो अपने आप होता है वहाँ कार्य को अच्छे तरीके से करता है। यानी कि आपका ए और आर दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं।
पोषण स्तर को निर्धारण करने के लिए निम्न मानोमिति तरीके हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा का अनुमान लगाना, MUAC, वेस्ट हिप रेशो या मूत्र में आयोडीन की मात्रा का अनुमान लगाना, या बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो आपको बताना है। तो पोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए मानोमित तरीके हैं। ठीक है, वेस्ट हिप रेशो, ठीक है, MUAC, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं MUAC क्या है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट हिप रेशे क्या है, दोनों हम समझेंगे और आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए बताते हैं। वेस्ट हिप रेशा है, वेस्ट हिप रेशा मतलब क्या होता है कि वेस्ट की नाप ली जाएगी और आपके जो, हाँ, वेस्ट की नाप ली जाएगी। वेस्ट मतलब हिप की, आपकी हिप की वेस्ट की साइज़ ली जाएगी, कमर की और हिप की साइज़ ली जाएगी। महिलाओं का आपके 0.85 और पुरुषों का जो है 1.0 ये नाप होता है। और इससे अगर अधिक माना जाएगा तो ये होगा कि हाँ, आपके पोषण स्तर जो है वो अच्छे नहीं है, या आप ओवरवेट है या आप अंडर वेट है। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, MUAC। MUAC, M मतलब क्या होता है, M मतलब होता है मिड, A मतलब होता है, U मतलब होता है अपर, A मतलब होता है आर्म। ठीक है, मिड अपर आर्म जो होता है आपका, उसको जो है नापा जाएगा। ठीक है, सरकमफेस, C मतलब सरकमफेस, वो आपको जो है आपका नापा जाएगा और उसके अनुसार ये तय किया जाएगा क्या, कि आप कैसे व्यवस्थित हैं या नहीं। बॉडी मास इंडेक्स से पता ही चलता है कि आप मोटे हैं या पतले हैं। ठीक है, तो पोषण स्तर का निर्धारण करने के लिए यही मानोमिति है जिसको हम लोग तय करते हैं। MUC मतलब कि मिड, ठीक है, अपर, आप लोग नोट करना इसको। ठीक है, इसके बाद में क्या है, आर्म। ठीक है, आर्म आप लोग खुद ने हिंदी में नोट कर लेना। और C मतलब सरकमफेस, C मतलब सरकमफेस, मिड अपर आर्म सरकमफेस इसको। और आपका जो ये है वेस्ट हिप रेशा मतलब कि वेस्ट मतलब कमर को आपके नापा जाएगा, हिप के आपको नापा जाएगा। ठीक है, और इसके जब नापा जाएगा तो ये आपके नाप को बताएगा कि आप स्वस्थ हैं या नहीं स्वस्थ हैं। यानी कि क्या आ जाएगा आपका, पहला, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा और पांचवा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। ठीक है, क्या मिलान करना है, व्याख्या मिलान करना है। ठीक है, चलिए, वेरिसिस क्या होता है, पैराथीसिया क्या होता है, एस्फिक्सिया क्या होता है, डाइपरकैल्मिया क्या होता है, और एन्यूरिया क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है एन्यूरिया क्या होता है। वेरिसिस, पैराथीसिया, एस्फिक्सिया, हाइपरकैल्मिया और एन्यूरिया। ठीक है, तो आपको मिलाना है, आइए मिलाते हैं। तो वेरिसिस क्या होता है, वेरिसिस होता है बढ़ी हुई सिराएं। बढ़ी हुई सिराएं मतलब क्या होता है कि जो आपकी नसें हैं, जो कैंसर मुक्त नसें हैं, उनको बोलते हैं कि जो कैंसर से मुक्त है नसें, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिसिस। इसको बढ़ी हुई सिराएं बोलते हैं, या तो कैंसर मुक्त जिसमें कैंसर नहीं हो सकते वो सिराएं, ये कैंसर मुक्त सिराएं भी बोली जाती है उसको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सब मैं ऑप्शन जो आप लोग को बताती हूँ जो उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, कि वेरिसिस मतलब होता है कि बढ़ी हुई सिराएं या कैंसर मुक्त सिराएं, उसको हम लोग वो बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका टिक मार्क साथ में करते चलते हैं। तो जो है कहाँ गया आपका, ये क्या है, बढ़ी हुई सिराएं आपकी कहाँ पर है। ठीक है, बढ़ी हुई सिराएं आ गई। उसके बाद में क्या आ गया, पैरास्थीसिया, हाथ पैर में सूजन। पैरास्थीसिया से क्या होता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाता है। ठीक है, हाथ पैर क्या होता है, सुन्न हो जाता है। एस्फिक्सिया क्या होता है, एस्फिक्सिया ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्फिक्सिया बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, सबसे पहले आता है पांचवा, बढ़ी हुई सिराएं। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है ऑक्सीजन, क्या आता है उसके बाद में, हाथ पैर में सूजन होना, सुन्न होना। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, उसके बाद में हाइपरकैल्मिया आता है। हाइपरकैल्मिया, रक्त में पोटेशियम की अधिक मात्रा जब हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकैल्मिया बोलते हैं। रक्त में जब पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकैल्मिया बोलते हैं। और एन्यूरिया क्या बोलते हैं, अत्यधिक मूत्र आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर, आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या सही है।
अच्छा ठीक है, ऑप्शन आपको लगाना है क्योंकि ऑप्शन दूसरे पेज पे था, तो ऑप्शन आपका यही सही है। ठीक है, पहले 5वां रहेगा, उसके बाद 4 रहेगा, ठीक है, उसके बाद 6 रहेगा, उसके बाद 3 रहेगा, उसके बाद 5 रहेगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या जाएगा, मैं इसको लगा दूं थोड़ा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मैं साफ करके लगा देती हूँ इसको मैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो। हाँ, एक चीज़ आपका लेना है उसमें, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा उसने मिसमैच हो गया है आपके यूथ में। तो आपके यूथ में लास्ट में 7 ना देकर जो है वो क्या कर दिया है, आपका 2 शायद लिख दिया है, 2 या 1 ऐसे कुछ लिख दिया, 1 शायद लिख दिया है। हाँ, तो आपका वो 1 लिख दिया है, नहीं आपका वो सही है, 1 ही सही है। ठीक है, वो क्या होता है, एन्यूरिया मतलब होता है पेशाब का बिल्कुल ना आना। ठीक है, आपको क्या होता है, एन्यूरिया मतलब होता है पेशाब का बिल्कुल ना होना। ठीक है, एन्यूरिया मतलब क्या हो जाएगा, पेशाब का बिल्कुल ना होना। तो ये आप इसको सही करना, और ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। ये इतना लेंदी है ना कि कभी कभी खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा जो है सुनने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा उसका ऑप्शन आपका जो है पेशाब का बिल्कुल ना आना हो जाएगा एन्यूरिया का मतलब, उसको आप लगा दीजिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BCAA से भरपूर आहार निम्न में से किस रोग में स्थिति दिया जाता है, किस रोग के उसमें दिया जाता है BCAA से भरपूर आहार। BCAA से भरपूर आहार आपको दिया जाता है किससे, क्या गेहूं का चिरकालिक रोग होता है, हेपेटाइटिक एनसेफेलोपैथी में दिया जाता है, कोरे हनस रोग में दिया जाता है, डाइवर्टिकुलर में दिया जाता है। तो BCAA, पहले BCAA का हम लोग फुल फॉर्म समझते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है क्या, BCAA का फुल फॉर्म आइए हम आपको बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रांच, ठीक है, चेन, CHAIN चेन, उसके बाद अमीनो, AMINO अमीनो, और एसिड्स, ACIDS एसिड्स, ब्रांच BRANCH। ठीक है, BRANCH ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ये आपका BCAA है, इसका फुल फॉर्म है। ये आपको दिया जाता है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में। ठीक है, किस में देता है, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में आपको ये दिया जाता है। ये क्यों, ये अमीनो एसिड्स होते हैं जो आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और इसी में कुछ ऐसे भी एसिड्स अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपको बाहर से देने पड़ते हैं। ठीक है, एसेंशियल माने कि ये ज़रूरी अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, आपके ज़रूरी हैं, ये देने ही देने हैं, आवश्यक हैं, अनावश्यक तो आपके शरीर में बनते हैं। ये आवश्यक अमीनो एसिड्स के चेन हैं, और इनको जब आपको हेपेटिक एनसेफेलोपैथी किसी को हुआ रहता है उसमें आपको ये देना अनिवार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, हमारे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, मेरी वीडियो को समझ रहे होंगे तो जरूर नीचे बताइएगा कि हाँ समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। फूड एलर्जी, हैवी मेटल, भोजन विषाक्तता, ट्रिचिनेला, दूषित भोजन, एफ्लाटॉक्सिन, फूड इन्फेक्शन, कर्डल्ड मिल्क, संदूषित भोजन, मिटेनल एलो, हेपेटाइटिस ए, बोटुलिज्म और ट्री नट। ठीक है, ये है। उसके बाद में आपका विकल्प नीचे दिया हुआ है, आइए हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो फूड एलर्जी, आपका जो ट्री नट होता है उससे फूड एलर्जी हो जाती है। ट्री नट से आपके क्या हो जाता है, फूड आपके क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है ट्री नट से। ठीक है, ट्री नट से आपको क्या हो जाती है, फूड एलर्जी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या हो जाता है, भोजन विषाक्तता, बोटुलिज्म जो होती है वो भोजन विषाक्तता हो सकता है। ठीक है, बोटुलिज्म जो हो सकता है भोजन विषाक्तता हो सकता है। ओके, ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद में आपका आ जाएगा क्या, दूषित भोजन। दूषित भोजन, कर्डल्ड मिल्क जब फट जाता है या जम जाता है उसको कर्डल्ड मिल्क बोलते हैं, वो दूषित भोजन में आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर
4 फूड इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस ए मतलब पीलिया का शुरुआती लक्षण हो सकता है हेपेटाइटिस ए, और हेपेटाइटिस ए फूड से ही और पानी से ही होता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, फूड इन्फेक्शन आ जाएगा। कहाँ से, आपका हेपेटाइटिस ए से आ जाएगा। ठीक है, नंबर 6, और संदूषित भोजन हो जाएगा हैवी मेटल। संदूषित भोजन, किसी मेटल में अगर भोजन रख दिया जाता है तो वो संदूषित भोजन हो जाता है। ठीक है, दूषित रहता है और साथ में और ज़्यादा वो संदूषित हो जाता है, तो हैवी मेटल से हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा क्या, कि सबसे पहले आपका जो है वो चला जाता है किस पर, 8 नंबर पर, और 8 नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ये आपके 2000 जो है 9 का है, तो यानी कि आपका 2000 का आरडीए है ये। तो 2000 के आरडीए में कितनी कैलोरी, 700 कैलोरी, 30 ग्राम आपको जो है प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, 300 कैलोरी 15 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, 350 कैलोरी 15 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, या 300 कैलोरी और 30 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। तो जो प्लस वाली चीज़ें हैं वो वही चीज़ें हैं, आपको जो प्लस है, जो 2020 का आरडी है उसमें भी जो है मुख्यतः उसमें प्लस करके 300 ही दिया हुआ है। ठीक है, 300 या 350 या 320। ठीक है, तो 300 प्लस करके दिया हुआ है, यहाँ भी आपको 300 प्लस करना है। कैलोरी में 300 प्लस करना है, प्रोटीन में 15 प्लस करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेटिनाल, सोकोलेट, एपारेटस, इसमें दिख नहीं रहा ना साथ, सोकोलेट एपारेटस लोहा, HPLC समस्त एनऑर्गेनिक तत्व, मफल फर्नेस यानी तेल। ठीक है, ये बुक थोड़ी सी जो है फैड है, इसलिए ये थोड़ा सा समस्या आ जाता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसको आप सुनिएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। ओके, चलिए, तो आपको ये क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो समस्त अनऑर्गेनिक तत्व अगर लिया जाता है तो उससे क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो जाता है। ठीक है, सोकोलेट एपेरेटस क्या हो जाता है, सोकोलेट एपेरेटस तेल में पाया जाता है। ठीक है, सोकोलेट एपेरेटस होता है वो तेल में मौजूद होता है। HPLC रेटिनाल में मौजूद होता है, और मफल फरेनस जो है लोहे में मौजूद होता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग मिला लेते हैं। क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहाँ चला जाएगा, वो अनऑर्गेनिक तत्व में चला जाएगा। ठीक है, और सोकालेट एपारेटस कहाँ चला जाएगा, वो तेल में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में HPLC कहाँ चला जाएगा आपका, वो रेटिनाल में चला जाएगा, और मफल फर्नेस चला जाएगा लोहे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन लोगों को कुछ प्रकार के कैंसर से बचाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, फलों और सब्जियों में मौजूद प्रतिऑक्सीकारक तत्व मूलकों के निराकरण में सहायक होता है। प्रतिऑक्सीकारक मतलब फैटी एसिड्स होते हैं आपके कुछ, फैटी एसिड नहीं, वो फाइटो एसिड्स होते हैं आपके कुछ, वो जो होते हैं वो आपके जो है फल में और सब्जियों में मौजूद होते हैं, जो हम लोग को बहुत से जो है ऐसे तत्व जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे दूर रखते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 में मिलान करना है, कि जो है ग्रसित रोग से अंगों को सुमेलित करना है। नेफ्रोसिस किससे होता है, और डायबिटीज किससे आएगा, आर्टियो स्क्लेरोसिस किससे आएगा, और सीलियक रोग किससे आएगा। ठीक है, तो नेफ्रोसिस मुझे पता है कि आप सबको पता होगा। नेफ्रोसिस, नेफ्रॉन किसकी इकाई है, बताइए जरा आप लोग, नेफ्रॉन किसकी इकाई है। मुझे आज आप लोग क्वेश्चन का आंसर ये देंगे, किसकी, नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन किसकी इकाई है मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो नेफ्रोसिस किससे हो जाता है, नेफ्रोसिस हो जाता है आपके गुर्दे में। ठीक है, नेफ्रोसिस गुर्दे में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। डायबिटीज आपको पता होना चाहिए, डायबिटीज कहाँ होता है, आपके अग्नाशय में डायबिटीज का पता चलता है, आंत में। ठीक है, आंत में नहीं, अग्नाशय में। फिर उसके बाद में
ऑर्टिरियो एस्क्लेरोसिस कहाँ होता है? तो ऑर्टिरियो एस्क्लेरोसिस आपके हृदय में होता है। ऑर्टरी आती है ना, ऑर्टरी, तो ऑर्टरी, वेन ऑर्टरी जो होती है, तो आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस आपके कहाँ हो जाता है? हृदय में होता है। ठीक है, हृदय में होता है। इसके बाद सीलिएक रोग आप सबको पता है, सीलिएक रोग कहाँ हो जाता है? आंत में हो जाता है, यानी कि 2-1-5-3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं कि 1 घंटे ऐसे बीत जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, चलिए। खाद्य पदार्थ में कच्चे रेशे के मूल्यांकन के लिए उचित अनुक्रम है। खाद्य पदार्थ को सुखाना और वजन करना, ठीक है, या पिसे हुए सैंपल का वजन लेना, वसा को निकालना, 1.25% H2SO4 के साथ पाचन को छानना, ठीक है, या 1.25% NaOH के साथ पाचन को छानना। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या है। अब सही अनुक्रम में लगाना है इसको, तो सही अनुक्रम में कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। तो सही अनुक्रम में लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? खाद्य पदार्थ को सुखाना, ठीक है, तो सही बात है। सबसे पहले हम लोग खाद्य पदार्थ को सुखाते हैं और उसके बाद वजन करते हैं। पहले वजन करते हैं एक बार जब गीला रहता है तब, और उसके बाद फिर वजन करते हैं सूखने के बाद। तभी तो पता चलता है कि हाँ, सूखने के पहले इतना था और जो है इतना रेसा था, अब सूखने के बाद इतना बचा है, यानी कि जो पानी वगैरह है वो सूख चुका है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में 1.25, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग का पहले आ चुका है। 1.25% जो है NaOH के साथ पाचन और छानना, उसके साथ हम लोग मिलाएंगे और फिर छानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा? 4, नंबर 2 पे चला जाएगा, पहला और चौथा। इसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद पिसे हुए सैंपल का वजन लेंगे और वसा को निकालेंगे। अब जो हम लोगों ने सुखाया था और सुखाने के बाद में वजन किया था, वजन करने के बाद में हम लोग उसको पीसते हैं और पीसने के बाद में उसमें फैट कितना है उसका हम लोग सैंपल लेंगे। ठीक है, उसका हम लोग जो कितना फैट है उसका हम लोग क्या करते हैं? सैंपल लेते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर 2। अब इसके बाद में क्या करेंगे? 1.25% H2SO4 के साथ पाचन क्रिया कराएंगे और फिर छानेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1, 4, 2, 3। आपका ऑप्शन नंबर 1, 4, 2, 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखते हैं। भारतीय भोजन आहार में 70 से 80% कैलोरी अनाज से मिलती है क्योंकि वो रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय भोजन आहार में 70 से 80% कैलोरी अनाज में मिलती है, तो सही है, कैलोरी अनाज में मिलती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जिसमें आपको कैलोरी मिल रही है वो रेशा समृद्ध है। मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, आपको कैलोरी मैदे से भी मिल रही है, आपको कैलोरी दूध से भी मिल रही है, आपको कैलोरी पिज्जा से भी मिल रही है, आपको कैलोरी बर्गर से भी मिल रही है, लेकिन क्या, क्योंकि वे रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ, क्या उसमें रेशे हैं, तो आपको कहेंगे कि ए सही है कि भारतीय भोजन आहार में इतने % कैलोरी मिलती है, लेकिन रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ है इसलिए नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। आप ऑप्शन अपना सही कीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है शायद बी, नहीं, उसने ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। आप इसको सही करेंगे, खुद ही आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको क्लियर करूंगी। भारतीय भोजन में 70 से 80% कैलोरी मिलती है। अनाज में भोजन में गेहूं, मक्का, चावल, अरहर, चना आदि मोटे अनाजों की प्रमुखता होती है। इन अनाजों में रेशे की मात्रा अधिक होती है जो हृदय रोगियों और अन्य रोगियों के लिए लाभदायक है। चलो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ यहाँ पर क्या बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है? क्या दिया? क्योंकि वो रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ है, क्योंकि जिसमें कैलोरी ज़्यादा मिलती है। तो ऐसा नहीं जिसमें कैलोरी ज़्यादा मिलती है वो रेशा समृद्ध नहीं होता है, ये कोई मानक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि आप गेहूं खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, इससे आपको कैलोरी मिल रही है, और इसके बाद नीचे दिया गया है कि आपको क्योंकि इसमें रेशा है तब आपको दोनों सही होता है। ठीक है, वो नीचे आपका जो भी व्याख्या दिया हुआ है वो सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई है, क्या देखते हैं। गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड बताई गई है 300 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम। तो फॉलिक एसिड आप सबको पता है ये कितना है, 2010 का है, उसमें 300 मिलीग्राम बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फलों और सब्जियों की प्रचुर मात्रा में सेवन से कुछ प्रकार के कैंसर से बचाव होता है। बिल्कुल ये सही है, यानी कि ए बिल्कुल सही है। फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले प्रति ऑक्सीकरण मूल तत्व
उत्तम मूलकों का निराकरण में सहायता करते हैं, ये भी बिल्कुल सही, यानी ए और आर आपका दोनों क्या है, राइट है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए और आर आपका दोनों राइट है। मैं यहीं पर बता रही हूँ कि ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। आप ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ए और आर दोनों राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो है बुलिमिया नर्वोसा को लंबे समय तक कम भोजन करना या भोजन की कम मात्रा लेने से परिभाषित करते हैं। ठीक है, अच्छा, कम खाने को भोजन में के उपयोग का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि अधिकांश लोग उसी समय विधि के दौरान कुछ खाएंगे उससे काफ़ी कम होता है। तो बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये अधिकतर लड़कियों में देखने को मिलता है जो किशोरावस्था की होती है। वो क्या करती है, खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद उल्टी कर देती हैं फिंगर डाल के, या अगर उल्टी नहीं करती तो खाना नहीं खाती हैं। क्यों, वो फिगर मेंटेन करती हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि वो चक्कर खा के गिर पड़ेंगी और फिर बीमार होकर घूमेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके एक मन में जो है बेवकूफ़ी वाली जो है भरी रहती है, क्या बोलते हैं ना उसको, उधम मचा रहता है दिमाग में कि हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, खाना खाने से कोई नहीं मोटा होता। हाँ, ये नहीं कि आप 8 रोटी खा लो, 1 थाली चावल खा लो, उसकी बात मैं नहीं करी। अगर संतुलित आहार लेते हो तो ना आप पतले रहोगे ना आप मोटे रहोगे, आप एक सुव्यवस्थित सुंदर शरीर में रहोगे। लेकिन ये लड़कियों को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि उनको खाना या तो नहीं खाएंगी या तो खाना खाएंगी तो कम खाएंगी या नहीं खाएंगी। ठीक है, तो आपका ये तो ए बिल्कुल सही है। कम खाने को भोजन के उपभोग का जो वर्णन है, ठीक है, करने के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकांश लोग उसी समय विधि के दौरान कुछ खाएंगे या उससे काफ़ी कम खाएंगे, सही बात है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है, चलिए बुलिमिया नर्वोसा पूछा गया है कौन सी बीमारी है। मैं आपको जब 2021 टीजीटी करवाऊंगी तो बताऊंगी इसमें। वैसे मैं यूथ तो करवाऊंगी, मैं सोच रही हूँ, आप लोग बताइएगा यहाँ पर कमेंट में जितने लोग देखते हैं, क्या मैं डायरेक्ट टीजीटी क्वेश्चन पेपर भी डाल दूँ कि जो है 125 क्वेश्चन जो आता है टीजीटी में, वो 2021, 2022, 2023 जो भी आया है, जो भी 2016 जो भी आया है, वो मैं डाल दूं क्या? अगर आप कहेंगे हाँ तो मैं डाल दूं, क्योंकि इसमें तो नेट के ही भरे हुए क्वेश्चन है, बस टाइम ही लेता है, बस और कुछ नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में निम्नलिखित जैविक रसायन परीक्षण है और रोगों को सम्मिलित किया जाना है। क्रिएटिनिन जिसको बोलते हैं, क्रिएटिनिन लिखा हुआ क्रिएटिनिन है, वो किससे होता है? बिलिरुबिन किससे होता है? T3 T4 किससे होता है? LDL क्या होता है? ठीक है, चलिए क्रिएटिनिन गुर्दे वाला है। ठीक है, क्रिएटिनिन क्या है? गुर्दे वाला है। मैं क्रिएटिनिन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। तो क्रिएटिनिन क्या होता है ना, क्रिएटिनिन जो होता है ये मेटाबॉलिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये खून में मिला होता है, लेकिन जब ये जाता है ये उसमें आपके यूरिन, पानी में, शरीर में, खून में, सब में मिला होता है। जब ये जाता है किडनी के पास, तो किडनी क्या करता है, ये जो है फालतू की चीज़ों को बाहर कर देता है, और मतलब क्रिएटिनिन को निकाल के बाहर कर देता है और इसके बाद आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो मूत्र के माध्यम से बाहर चला जाता है, लेकिन ये एक मेटाबॉलिक पदार्थ है क्रिएटिनिन। ठीक है, तो क्रिएटिनिन क्या होता है, ये आपका जो है होता है कब, जब आपके गुर्दे में ये जाकर इकट्ठा होता है, छनता नहीं है तब। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये गुर्दे में आ जाएगा। ठीक है, बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन होता है आपकी यकृत दोष होता है। ठीक है, यकृत में समस्या करता है बिलिरुबिन। T3 T4 आपका थायराइड के लिए है, सबको पता है। ठीक है, और इसके बाद में LDL आपका कोरोनरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर चला जाएगा क्या, पहला आपका आ गया गुर्दा। ठीक है, पहला आ गया आपका क्या, क्रिएटिनिन कहाँ चला जाएगा? गुर्दे पर चला जाएगा, यानी कि तीसरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए किए जाने वाले उपायों को अनुक्रमिक क्रम में बताइए। ठीक है, किसको पोषण कार्यक्रम की बात हो रही है यहाँ पर? पोषण कार्यक्रम। ठीक है, क्रियान्वयन है, संसाधन जुटाना है, निगरानी तथा मूल्यांकन है
समस्या का प्राथमिकीकरण है, लक्ष्य की पहचान है, उद्देश्य निर्धारित करना है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए क्या करना है। देखो, एक निश्चित जो भूभाग है, मतलब जो हाँ निश्चित जो जगह है, पृथ्वी है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी कुछ समस्या, कुछ मजबूरी, कुछ काम, कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, सामाजिक होती, आर्थिक होती, सांस्कृतिक होती, धार्मिक होते, सारे समूह के लोग सारी आवश्यकताएं, सारी समस्याओं से होते हैं। अब यहाँ पर बोला क्या है कि किसी पोषण कार्यक्रम को सफल बनाने में जो है क्या उपाय किए जाते हैं। ठीक है, अब उपाय क्या किए जाते हैं। अब जब सब लोग अपनी चीज़ों को, समस्याओं को देखेंगे, अपनी ज़रूरतों को देखेंगे, तो कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेंगे। अब कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत को पहचानेंगे, अपने लक्ष्य को पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समस्या की प्राथमिकी, अब समस्या को सोचेंगे कि समस्या क्या है, उसकी प्राथमिकीकरण करेंगे। ठीक है, फिर उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। अब ये हो गया, अब उनका उद्देश्य क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अब उसके उद्देश्य हो गया, अब वो संसाधन जुटाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, संसाधन जुटाएंगे। ठीक है, अब उस संसाधन जुटाए, अब उसके पर कार्य करेंगे, यानी कि क्रियान्वयन कार्य करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद निगरानी तथा मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, देखते रहेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले लक्ष्य को पहचानेंगे, यानी कि ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि